जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मैट्रिक के लिए जो मॉडल पेपर निकाला गया है उस मॉडल पेपर के फुल सॉल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने मॉडल सेट संख्या 1, 2 और 3 हम लोगों ने देख लिया। जो कोडरमा जिला के उपायुक्त के द्वारा जो मॉडल पेपर निकाला गया था उसके हम लोगों ने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 हम लोगों ने कवर कर लिया। और आज हम लोग बात करेंगे सेट 4 पर। जी हाँ दोस्तों, जो आपका सेट 4 है एसएसटी का यानी कि सामाजिक विज्ञान का, इसके हम लोग फुल सॉल्यूशन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको मजेदार लगेगा, अच्छा लगेगा। साथ ही बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हो और इसी तरह के मजेदार वीडियो साथ में आपके क्लास 10th का फुल कवरेज अगर आपको चाहिए तो क्या करें, चैनल के साथ बने रहे और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करेंगे तो देख सकते हो ये क्या है, आपका मॉडल प्रश्न पत्र है, सेट क्या है 4 है और कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे कुछ सामान्य इंट्रोडक्शन दिए गए हैं, आपको इसको देख लेना है, इसको पढ़ लेना है। ये तो आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। हम लोग बात करेंगे प्रश्न पे। तो सबसे पहला प्रश्न देख सकते हो आप यहाँ पे क्या है, प्रश्न संख्या 1 है आपका कि अंसट रेनन कौन थे। प्रश्न क्या है आपका, अंसट रेनन कौन थे। और आपका ऑप्शन क्या है, फ्रांसीसी चित्रकार, फ्रांसीसी दार्शनिक, जर्मनी चित्रकार या जर्मन दार्शनिक। तो अगर मैं बात करूं अंसट रेनन का, तो अंसट रेनन क्या है, एक फ्रांसीसी दार्शनिक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका 2 नंबर का प्रश्न है आपका कि जब फ्रांस चिढ़ता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह बात किसने कहा। प्रश्न क्या है कि जब फ्रांस चिढ़ता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसकी है। और आपका ऑप्शन क्या है, बिस्मार्क, मेटरनिक, नेपोलियन या विलियम प्रथम। तो ये जो बात है, ये बात किसने कहा था माय डियर फ्रेंड, ये मेटरनिक ने कहा था, ड्यूक मेटरनिक ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा। बात करें तीसरे प्रश्न में। प्रश्न क्या है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो मैं बता दूं कि राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति है वो फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तब इसको देखा गया था। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। 1789 फ्रांसीसी क्रांति में क्या देखने के लिए मिलेगा, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति आपको देखने के लिए मिलेगी। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न, देख सकते हो यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया था। तो आपको पता होगा कि इन्होंने साथ में कार्बोनारी ग्रुप संगठन का भी स्थापना किया था और इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठनों का स्थापना किया था। और ये और कोई नहीं बल्कि कौन है, मैंजिनी। और बहुत जगह इनको मैथ्सनी के भी नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न गांधी जी के ऊपर है। तो गांधी जी के बारे में बात किया जाए तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया या कब ऐसा हुआ था। आपको पता वो घटना क्या था, चोरा चोरी कांड का घटना था, जब गोरखपुर जिले में एक शांतिपूर्ण जुलूस चल रहा था और उसी दौरान क्या हो गया, वो जुलूस जब वो पूरा का पूरा उग्र रूप ले लिया। तो जब जुलूस पूरा का पूरा उग्र रूप ले लेता है तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन को वहां पे बंद किया जाता है। और ये जो पूरी की पूरी घटना थी वो कब की है माय डियर फ्रेंड, तो 12 फरवरी 1922, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न पे बात करेंगे तो प्रश्न आप देख सकते हो आगे हम लोग लेके जाएंगे। तो प्रश्न क्या है आपका, 7वां नंबर का प्रश्न है माय डियर फ्रेंड। 7वां नंबर का प्रश्न क्या है, आप देख सकते हो कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्की, क्या बोलते हैं, फिक्की। तो फिक्की की स्थापना कब हुई। और आपके ऑप्शंस क्या है, 1926, 1927, 1928 या 1929। तो बात किया जाए फिक्की की, तो फिक्की की स्थापना हुआ था 1927 में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। 8वां का प्रश्न है आपका कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। और मैं आपको बता दूं खिलाफत आंदोलन के जब प्रमुख नेता है वो क्या थे, अली बंधु। और अली बंधु किनका किनका नाम था, तो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली खां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या है, 9वां नंबर का प्रश्न है कि नेपोलियन युद्धों के दौरान या नेपोलियाई युद्धों के दौरान, यानी कि नेपोलियन ने जब अपने कार्य क्षेत्र में जब युद्ध करना शुरू किया उसी को क्या बोलते हैं, नेपोलियाई युद्ध। तो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलावों को खत्म करने के लिए किस संधि का या किस सम्मेलन का जो काम था वो किया गया था, या किस
सम्मेलन को किया गया था। तो याद रखिएगा कि जब वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की हार होती है, उसके बाद 1815 में एक सम्मेलन किया जाता है, जिस सम्मेलन का नाम क्या है, वियना कांग्रेस या कांग्रेस ऑफ वियना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वियना संधि। तो वियना संधि के अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी, गौर कीजिएगा, जितने भी नेपोलियन के द्वारा जो बदलाव किए गए थे उन बदलावों को रोका गया और क्या किया गया कि उन बदलावों की जगह फिर से नए बदलाव किए गए थे। बात करें 10 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई। और मैं आपको बता दूं कि आर्थिक महामंदी से आपको एक न एक प्रश्न, चाहे सब्जेक्टिव का हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो, आपको देखने के लिए मिलता है। तो अभी आपका प्रश्न क्या है कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुआ था। तो शुरुआत हुआ था 1929 में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1929 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब जिसमें पूरे शासन का बागडोर और उसका जो शक्ति होगा माय डियर फ्रेंड, वो केवल एक व्यक्ति के हाथ में होगा। तो अगर मैं बात करूं ऐसा कौन सा राष्ट्र है या ऐसा कौन सा देश है, तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए। तो इसी पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि आपको एकात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि इसमें जो राष्ट्रपति होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये क्या होगा, अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या आपका सूची के अंतर्गत, तो आपको पता होगा कि भारत में कुल मिला के 3 सूची है, यानी कि शक्तियों के बंटवारा का बात किया जाए तो 3 तरह की सूचियों में शक्ति का और उनके कार्य क्षेत्रों का बंटवारा किया जाता है। एक आपका क्या हो गया, संघ सूची, दूसरा संवर्ती सूची और तीसरा क्या हो गया आपका केंद्र सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, तो इनके बंटवारा का बात किया जाए तो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि कौन सा सही आपको बताना है। तो अगर देखो क्या है, संघ सूची के अंतर्गत पुलिस, कृषि और व्यापार आता है, तो गलत है भाई, ये आपका नहीं होता है। राज्य सूची के अंतर्गत प्रतिरक्षा, बैंक और संचार आता है, तो ये भी गलत है। लेकिन अगर आप देखोगे संवर्ती सूची के अंतर्गत, तो संवर्ती सूची के अंतर्गत वन, विवाह है ना, उत्तराधिकार, शिक्षा, ये सारे के सारे चीजें आते हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इन सारे मामलों को सुलझाती है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर डी को देखा जाए तो अवशेष शक्ति जो होती है वो केवल और केवल केंद्र सरकार के पास ही होती है या राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये क्या है आपका डी भी क्या है, गलत है। तो बच्चा के ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। गौर कीजिएगा, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 1954 में, और यह आंदोलन खत्म कब होता है, 1968 में। तो 1954 से 1968 तक को चलाया गया था। तो कहा कि ये जो नागरिक अधिकार आंदोलन है ये अमेरिका के किस राष्ट्रपति के द्वारा या अमेरिका के किसके द्वारा चलाया गया, किसने ये काम किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे माय डियर फ्रेंड। तो प्रश्न क्या है, 14 नंबर का प्रश्न है, अश्वेत आंदोलन कब हुआ। अश्वेत आंदोलन कब हुआ, तो बात करें हम लोग 14 नंबर प्रश्न पे, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, 1966 से लेकर 1975, 1966 से लेकर 1975 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, कौन सा तर्क ऐसा है जो लोकतंत्र के पक्ष के खिलाफ है, तो वो सही होगा और बाकी सारी चीजें क्या होगी आपकी गलत होगी। बात करेंगे पहला, तो लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समानता का अनुभव करते हैं, ये बात सही है कि जो भी देश लोकतंत्र है यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी नस्ल से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी रूप रंग पैसे से हो, सबको समान अधिकार दिया जाता है, चाहे वो औरत हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, है ना। तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्या है, लोकतंत्र में दूसरे की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से किया जाता है। देखिए ये बेहतर ढंग से क्या किया जाता है, क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो अगर ये होता कि इसको सही ढंग से किया जाता है तो ये आपका क्या होता है, एक्चुअली सही क्या होता है, गलत होता। लेकिन ये किया जाता है तो अभी इसको लोग डिफॉल्ट में रखेंगे। अगला क्या है कि लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जिम्मेदार होता है, ये भी बात सही कि अधिक जिम्मेदार होता है। अगला क्या है कि लोकतंत्र देश अन्य देशों की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। तो देखिए ऐसी कोई बातें नहीं होती है। अगर लोकतंत्र देश की बात किया जाए तो अमेरिका एक लोकतंत्र देश के रूप में तो उसको नहीं रखते हम लोग, है ना, लोकतंत्री देश है, देखिए वो समृद्ध है। अब अगर बात कर लो पाकिस्तान, अब आप अन्य कोई देश का बात कर लो तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो जो लोकतंत्र देश होगा वो वाकई में समृद्ध होगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। तो ये चांस भी आपका क्या होगा, गलत होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को अगर देखोगे, बी नंबर को सही से ये लिखा नहीं है। अगर ये सही से लिखता कि लोकतंत्र में अन्य विवादों को सही ढंग से सुलझाया जाता तो फिर ये गलत होता है और ऑप्शन नंबर डी को क्या करता है, लोग सही करते। लेकिन इस हिसाब से
क्या होगा कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। 16 नंबर का प्रश्न है आपका माय डियर फ्रेंड, प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम है। तो देखिए, राजनीतिक सुधार लागू करना, तो सबसे पहले अगर आपको सुधार जानना है तो आपको यह जानना होगा कि आखिर किस चीज का सुधार किया जाए, और वो पॉसिबल कब है, जब आपको एक अधिकार मिलेगा। और वो अधिकार क्या है, सूचना का अधिकार, यानी कि आपको मांगने का और जानने का जब अधिकार होगा माय डियर फ्रेंड, तभी जाके आप बता सकते हो कि आपका जो अधिकार है वो कैसा है और आप उसके लिए कितने सजग हो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूचना का अधिकार क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है। तो इस समय अगर सबसे अच्छी जो सरकार मानी जाती है वो लोकतंत्र सरकार मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जिन समूहों का क्या है कि उन समूहों का क्या अर्थ है, गौर कीजिएगा, उन समूहों का क्या अर्थ है जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करती है। तो देखिए, जो सरकारी नीतियों को जो प्रभावित करती है उनका काम क्या, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दबाव समूह। क्या बोलते हैं, दबाव समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। बात करें 19 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है आप देख सकते हो। 19 नंबर का प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संबंध में कौन सा विचार सही है, और आपके ऑप्शंस क्या है, लोकतंत्र व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक क्या किया है। तो देख सकते हो क्या है कि सही है, और आपको एक एडिशनल क्वेश्चन क्या जोड़ दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक क्या किया है, तो लोगों के बीच टकराव को समाप्त किया। यह भी बात सही है भाई, इसने किया है ना। साथ में क्या, लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर दिया है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, गलत है। ऐसा नहीं, आर्थिक समानताओं को दूर नहीं कर पाया, लेकिन आर्थिक रूप से काम जो है वो दे पाई है ना। राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है, तो ये भी आपका गैर बराबरी की समाप्त कर दिया, गलत है। गैर बराबरी को ये प्रोत्साहित किया है कि आप भी आके क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना बराबरी दिखा सकते हो। तो ये भी क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा ना। हाशिए के समूह से कैसा व्यवहार हो, इसके बारे में मतभेद को मिटा दिया है। तो ये भी आपका सही। देखिए, क्वेश्चन ऑलरेडी आपका क्या है, बहुत तरह का गलत दिया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन सही होता तो आपको देखने के लिए मिलता, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये लोकतंत्र जो होता है वो लोगों के बीच के टकराव को समाप्त करता है, साथ में आर्थिक जो असमानता है उसको भी कहीं ना कहीं समाप्त करने का काम करता है। क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो बराबरी का अधिकार, और आपको क्या मिलता है कि आपको नौकरी पाने का अधिकार देता है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता को दूर किया, और राजनीतिक गैर बराबरी का विचार जो है कि एक राजनीतिक पार्टी का जितना अधिकार है उतना आम जनता का अधिकार है, उसको क्या करता है, वो समाप्त करता है। तो ये भी क्या है आपका, लगभग सही है। और हाशिए के समूह के साथ मतभेद भाई, तो ये भी गलत है कि जो लोग अल्पसंख्यक है उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है वो भी बताता है। तो कहीं ना कहीं 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, गलत है। तो इसका मैं आंसर आपको नहीं दे पाऊंगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है आपका कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो कि भारत की उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो भारत की जो उत्तरी मैदान है जिसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है, क्यों, क्योंकि जलोढ़ मृदा का जो निर्माण हुआ है या उत्तरी मैदान का जो निर्माण हुआ है गंगा और गंगा के सहायक नदियों के द्वारा हुआ है, और नदी हमेशा अपने साथ क्या लाती है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो 1972 में। कब, 1972 में। और टाइगर प्रोजेक्ट 1973, आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि हिमालय के यब जिससे टॉक्साल नामक पदार्थ निकलता है, टॉक्साल नामक रस निकलता है, और इस टॉक्साल नामक रस से क्या होता है, कैंसर के उपचार के लिए औषधि बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या कि बहुउद्देश्य नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। और ये हर साल का रिपीटेड क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, और ये कोई नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या, 25 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देश्य बांध के तर्क में नहीं है, कौन सा इससे क्या गलत जो है इसको साबित करता है। तो अगला क्या, यह जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल लाती है। तो आप आगे देख सकते हैं ये बाढ़ नियंत्रण करती है, सही बात है, बाढ़ को क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो ये आपका क्या होगा, एक्चुअली गलत हो जाएगा, प्रश्न के प्रोस्पेक्ट पे गलत होगा, क्योंकि जो गलत है उसको यहाँ पे सही करना है। अगला, इससे हमारी जनसंख्या
जनसंख्या का विस्थापन होता है जी, तो बड़ी संख्या का क्या होता है, विस्थापन होता है। ये जल विद्युत उत्पादन में सहायक होता है, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जल वाले क्षेत्रों में जहां पे कमी होगा, एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे जल लाता है, लेकिन जहां पे जल की कमी होगी वहां पे बांध नहीं बनाया जा सकता, तो ये क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है, झूम 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 किस प्रकार का कृषि का उदाहरण है। तो पहले आप एक बताइए, झूम खेती जो होता है उसको और एक किस नाम से जाना जाता है, आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन बात करेगा झूम खेती तो किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये जीवन निर्वाह कृषि का उदाहरण है, क्योंकि इस खेती को करके केवल हम अपनी और अपनी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसको किस में रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवन निर्वाह कृषि में रखते हैं। अगला देख सकते हो क्या है, HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई, देखिए कुल लंबाई अगर आप देखोगे तो 1730 किलोमीटर है, और ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 1700 किलोमीटर केवल आपका दिया गया है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है, प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। देखिए आधारभूत उद्योग यानी कि जो पूरा का पूरा प्राकृतिक उद्योग पर डिपेंड करता है, और उसी उद्योग से क्या होगा कि बाकी के उद्योग चलते हैं। तो ये जो आप देखोगे लौह इस्पात उद्योग है, इसे आधारभूत उद्योग में रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर का प्रश्न है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा गया, तो अहमदाबाद को क्या कहा गया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा गया है। अगला देख सकते हो क्या है कि सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड अथॉरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं, कि स्थापना कब हुआ, तो 1960 में इसका स्थापना किया गया। ऑप्शन नंबर बी, इसका काम क्या है कि सीमांत सड़कों का ध्यान रखना, सीमांत सड़कों का क्या करना, ध्यान रखना। अगला क्या देख सकते हो, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन क्या कहा जाता है, तो जिन वस्तुओं का उत्पादन प्राकृतिक प्रक्रिया वो दिवा करते हैं उसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक क्षेत्रक। और अगर प्राथमिक क्षेत्रक में कोई उद्योग या किसी तरह का कोई तकनीक लगा के उसको चेंज किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक क्षेत्रक। जैसे बांस से हम लोग कुर्सी बना दिए, बांस से हम लोग क्या किए कि आप देखोगे तो सीढ़ी बना दिए, तो ये क्या होगा प्राथमिक क्षेत्रक क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन के रूप में उभर कर आया है। तो आप देखोगे जो तृतीयक क्षेत्र होता है, जो सेवा क्षेत्र होता है, सबसे ज्यादा रोजगार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और भारत के सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं वो तृतीयक क्षेत्र में क्या लग्न है। अगला प्रश्न देख सकते हो प्रति व्यक्ति आय का प्रश्न है, तो प्रति व्यक्ति आय का अगर मैं इसका आंसर बात करूंगा तो क्या होगा 6000। लेकिन प्रश्न को मैं थोड़ा डिफाइन करता हूं। प्रश्न क्या है कि मान लीजिए एक देश में 4 परिवार है और इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय कितना है, 5000 रुपया है। अगर तीनों परिवारों की आय क्रमशः 4000 और 70000 रुपया और 3000 रुपया है, तो चौथे परिवार की आय के बारे में बता है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं औसत आय, तो ये क्या करता है, कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, तुमको क्या मिलता है, प्रति व्यक्ति आय मिलता है। यानी कि अगर आप देखोगे कि जो प्रति व्यक्ति आय दिया है, जो 5000 दिया हुआ है, अगर इस 5000 को अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो टोटल हमको आय पता चलेगा, कुल आय। तो टोटल आय कितना हो जाएगा, 20000। कितना हो जाएगा आपका 20000 क्या होगा, टोटल आय हो जाएगा। तो आप देखोगे अगर आप देखोगे 3 आदमी का दिया, यानी कि 4000 प्लस 7000 और प्लस आपका 3000, 7000 और प्लस कितना हो गया 3000। तो अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो 7 3 10 और 10 4 कितना हो गया 14000 टोटल आपको दिया है। तो टोटल तीन परिवार का आय कितना दिया आपका 14000 क्या है, पूरा का पूरा आय है। और देश की कुल आय कितनी है, तो जो टोटल आय है आपका क्या है 20000। तो अगर मैं इससे इसको घटा दूंगा तो बराबर कितना आएगा, बराबर आएगा आपका 6000। तो ये 6000 क्या हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय निकल के आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही हो जाएगा। तो इस नंबर का प्रश्न है कि मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, और ये पूछा जाता है कि मनरेगा का स्थापना कब किया गया, तो 2005 को, है ना। एक वर्ष में कितने दिन का क्या करता है, रोजगार देने का वो प्रावधान करता है। तो करता है कि 100 दिन का मैं रोजगार दूंगा, और अगर 100 दिन का मैं रोजगार नहीं दे पाए एक साल में तो मैं आपको बेरोजगारी क्या दूंगा, भत्ता दूंगा। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, ऋण की शर्तों को शामिल किया जाता है। तो देखिए ऋण की शर्तों में ब्याज दर, ऋण की राशि और ऋणाधार, यानी कि किस तरह से आप ऋण को चुकाओगे, इन सबको रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, ये ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायक है। तो वैश्वीकरण ने क्या किया है कि सभी लोगों के जीवन में सुधार किया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 का प्रश्न है कि राष्ट्र उद्योग दिवस कब मनाया गया है। क्या है, राष्ट्र उपभोक्ता दिवस, सॉरी क्या राष्ट्र उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्र उपभोक्ता दिवस का अगर मैं बात करूं तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 24 दिसंबर। राष्ट्र उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र होता है वो किस आधार पर विभाजित होता है। तो देखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जिसमें केवल
एक व्यक्ति का बहुत सारे व्यक्ति का अधिकार होगा जिसमें सरकार नियंत्रण करेगा। और अगर मैं बात को सार्वजनिक क्षेत्र का, तो इसमें केवल एक व्यक्ति का अधिकार होगा। तो यानी कि अधिकार के साथ इसको विभाजित करेंगे, ना कि रोजगार की शर्तों के आधार पर और आर्थिक गतिविधियों के आधार पर। हम लोग इसके आधार पर नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे, उद्योगों का स्वामित्व के आधार पर करेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देख सकते हो, आभूषणों की गुणवत्ता हेतु कौन सा होलोग्राम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अगर बात किया जाए मानक जो स्टैंडर्ड मानक जो होता है उसके हिसाब से हम लोग एलोग्राम क्या है आपका एक मार्क या हेलोग्राम का प्रयोग करते हैं आभूषण नापने के लिए, जिसमें 24 कैरेट शुद्धता को देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती हो क्या कहलाती है। तो देखिए जो एक से अधिक देशों में कहेगा उसको क्या बोलेंगे, बहुराष्ट्र कंपनियां। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह जितने भी जो क्वेश्चन थे मैंने करवा दिया। अगर आप आगे बोलो तो हम लोग क्या करेंगे कि आपके जो चैप्टर जो भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं उसका भी सॉल्यूशन में करवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भरपूर कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं क्या करूंगा कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन जो है मैं करवा दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही चैनल पर नहीं हो तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप क्लास 11 का और क्लास 12 की भी पढ़ाई आराम से कर पाओगे और जैक बोर्ड के द्वारा जितने भी अपडेट आएंगे उसको भी अपडेट आपको मिल पाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।